दे रहा हूँ, अक्सर अपने ही लेता पहली रहता हूँ। बार आपसे इंटरेक्ट हुए हैं इंस्टा आईडी के माध्यम से, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए, आजकल सर चैनल आपका दौड़ रहा है, चल रहा है, मजा कर रहा है। ये सब आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है सर, और आप लोग को देखकर ही कुछ करने का इच्छा होता है, कुछ सीखने का जुनून रहता है। बस आप लोग को देखकर हम लोग कुछ करते हैं सर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले जो भी हमारे भोजपुरी रफ्तार न्यूज के मेंबर्स हैं, दर्शक हैं, उन सबसे क्वेश्चन सबसे पहले ये है सर कि आप सबसे पहले किस कलाकार का इंटरव्यू लिए थे? आपका ये जो जर्नी है सर, सबसे पहले शुरुआत किस कलाकार से हुआ था? बिल्कुल रंगबाज जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि कैसे मीडिया में आना हुआ, कैसे पत्रकार बन गए, स्पेशली भोजपुरी सिनेमा में कैसे आ गए। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने साल 2008-2009 में मुंबई के केसी कॉलेज चर्चगेट में जो है, वहां से मैंने जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म करने के बाद IBN 7 नाम का उस वक्त न्यूज चैनल चला करता था, सैटेलाइट चैनल, जो आज की तारीख में नेटवर्क 18 नाम से चल रहा है। वहां मेरी पहली नौकरी लगी और वहां पर मैं जनरल और क्राइम बीट कवर करता था। ये सिलसिला चलता गया, जी न्यूज, फिर स्टार न्यूज, IBN 7 और P7, जिया न्यूज, लेमन न्यूज, काफी न्यूज चैनलों में। सहारा न्यूज में मैंने बहुत ज्यादा काम किया, 4-5 साल काम किया, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा। फिर एक दौर ऐसा आया कि न्यूज चैनलों में बहुत ही कटौती होने लगी, पत्रकारों को हटाने लगे। जो इंटरव्यू 10-15 पत्रकारों के साथ काम करता था, वो सिर्फ 3-4 लोगों के साथ ही काम करना उसने शुरू किया। तो काफी मंदी आ गई नौकरी की, और उस बीच फिर मैंने डिजिटल में एंट्री की। और पहला ही नौकरी जो मैंने किया वो एसएल ग्रुप का, आज से 4.5 साल पहले। एसएल ग्रुप है, जी ग्रुप की बॉलीवुड लाइव नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ मैंने जॉब की। वहाँ लिखने का काम मुझे मिला था, तो बॉलीवुड में लिखता था। फिर मेरे एक सीनियर हुआ करती थी, लेडीज पत्रकार थी, वो इंटरव्यू करती थी हीरो हीरोइन के बॉलीवुड के टीवी पर, अश्विनी त्रिवेदी। एक दिन वो बीमार हो गई, और उस दिन मेरे बॉस अचानक ही आए और उन्होंने कहा कि यार बहुत बड़ा इंटरव्यू आज कौन करेगा, कौन करेगा। उनके सामने मैंने देखा, मुझे कहा कि धर्म, आप तो कैमरा वगैरह फेस किए हो, करोगे? मैंने कहा जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पता है किसका इंटरव्यू? मैंने कहा नहीं सर, किसका है, बता दीजिए। बोले यार अजय देवगन का इंटरव्यू कर। मैं कांपने लग गया, मैंने, अरे बाप रे, अजय देवगन का इंटरव्यू। तो शिवाय फिल्म उस टाइम रिलीज हुई थी, और पहला इंटरव्यू अजय देवगन जी के साथ था, वो बहुत सक्सेसफुल इंटरव्यू था। और धीरे धीरे बॉलीवुड लाइव से फिर पिंक विला नाम एक वेबसाइट है, अपना बॉलीवुड इंग्लिश एंड रिटन न्यूज का नंबर 1 साइट है, उसके हिंदी डिपार्टमेंट को मैंने हेड किया। और 3 साल पहले भोजपुरी शुरू की, और आज देसी भारत नाम का चैनल भी चला रहे हैं। सर यही है 9-10 बहुत साल की पत्रिका। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जहाँ तक मुझे धन्यवाद। पता है सर, आपका आपने एक और चैनल जो होता है यूट्यूब चैनल हिंदी रस, उससे भी आप जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल क्या हुआ वही। सर कि आपको फिर देसी भारत के साथ जुड़ना पड़ा और हिंदी रस को छोड़ना पड़ा? मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड लाइव के बाद मैंने पिंक विला ज्वाइन किया। पिंक विला एक इंग्लिश वेबसाइट थी, उसी का हिंदी विभाग था, पिंक विला हिंदी। मैंने एज ए हेड ज्वाइन किया, और वहां जाकर मैंने पिंक विला हिंदी नाम हटा करके हिंदी रस नाम लिखवा दिया। और फिर बॉलीवुड के लिए काफी काम करने लगे। एक दिन बॉस ने कहा यार भोजपुरी शुरू करते हैं, चुटकी से हो गई। फिर मैंने शुरू की, काफी वहां भी अच्छी चलने लग गई हर चीजें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप काम करते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस बैठा होता है, तो उसके नजरिए से काम करना पड़ता है। तो बहुत सारा मुझे रोका गया मेरे काम करने के लिए, मुझे ग्रुपिज्म का शिकार होने के लिए मजबूर कर रहे बहुत सारे वीडियोस मेरे अपलोड नहीं होने दिए जा रहे थे। बहुत सारे वीडियोस हटाने की कोशिश होने लगी, बॉस ने बहुत सारे प्रेशर बनाने लगे। मुझे लगा कि भाई मेरी स्वतंत्रता जो है पत्रकारिता में जमीन नहीं है। और इस वजह से फिर मैंने वहां पर बाय कहा, और बाय होने के बाद में फिर देसी भारत नाम का चैनल चल रहा है। हमारी बॉस हैं, हमारी हेड है सरिता सिंह मैम जी हैं। और सरिता सिंह मैम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया, और मुझे उन्होंने कहा कि इधर हम देसी भारत चैनल शुरू करते हैं, जो भोजपुरी हिंदी होगा। जब लॉकडाउन में शुरू किया तो बॉलीवुड के बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, तो स्पेशली फोकस अभी भोजपुरी में है। लेकिन बॉलीवुड के इंटरव्यू भी हम देसी स्टाइल में यहाँ करेंगे, और यही वजह है कि देसी भारत शुरू हुआ, और आज आप लोग सब प्यार दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। कुछ दिखी सवालों के साथ सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके साथ होगा। भोजपुरी में जो बोले। कथित यूट्यूबर है और जो प्रोफेशनल पत्रकार हैं,
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग पत्रकारिता का जो गरिमा है उसको शर्मसार कर रहे हैं? तथा कथित जो यूट्यूबर है, कुछ यूट्यूबर, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये पत्रकार का जो गरिमा होता है उसे वो लोग शर्मसार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पत्रकार यानी जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट एक अलग हो गया, यूट्यूबर एक अलग हो गया। यूट्यूबर का काम है मनोरंजन करना, लाकर समक्ष रखना लोगों के सामने। आजकल 6 साल से मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और बुरा ये लगता है देख करके कि स्पेशली किसी एक सुपरस्टार के लिए ही वो ज्यादातर वीडियो बनाते हैं और दूसरे सुपरस्टार को टारगेट करते हैं। यहाँ भी ठीक है किसी का भक्त बनना या फिर किसी के लिए काम करना, ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। पर जो मुझे ठीक नहीं लगता वो ये है कि आप एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं, हजारों आपको व्यूज मिलते हैं आपके हर वीडियो पे, आप जो कहते हैं लोग उसे मान लेते हैं, आप जो कहते हैं वो लोग सच मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शब्दावली है उस पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि गधा, ये बुद्धू, सुन रहे, मार देंगे, काट देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो पत्रकार हैं, यूट्यूबर नहीं, अगर वो पत्रकार हैं तो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसी का समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी का विरोध करना भी बुरी बात नहीं है। बस विरोध करने का एक अपना तरीका होता है। हम भारतीय वासी हैं, संस्कृति हमारे जहन जहन में है, और स्पेशली तब जब आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो शब्दों पर अगर आपकी पकड़ होगी और आप सामने वालों को भद्दे शब्द ना कहते हुए अपनी बात रखेंगे, तो कोई आपका विरोध क्यों करेगा, और इस तरह से आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब किसी ज्यादा करके हमें उनके साथ साथ दूसरे भी यूट्यूबरों का नाम खराब करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और ऐसा हो रहा है, कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मेरा तीसरा सवाल ये है सर कि भोजपुरी का बहुत सारे ऐसे कलाकारों का आपने इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे कलाकारों का आपने, जैसे पवन सिंह जी हुए, खेसारी जी, रितेश पांडे जी, कल्लू जी, इनफैक्ट बहुत सारे कलाकार हैं। आप उन तमाम कलाकारों में से आपका सबसे फेवरेट कलाकार कौन है, जिसकी गाने आप बहुत ज्यादा सुनते हैं? ये तो आपने सवाल पूछ करके कहीं ना कहीं मुझे भी फंसाने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा है कि 3 साढ़े 3 से भोजपुरी सिनेमा में मैं काम कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा मैं गाने या फिल्में नहीं देख रहा था, नहीं सुन रहा था। बट आजकल आजकल ऐसे ऐसे काम करते करते मैं इतना लीन हो गया हूँ कि बहुत एक से एक गाने आते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई मेरा फेवरेट सिंगर है। मुझे हर एक सुपरस्टार में एक की अलग ही अंदाज, अलग स्टाइल नजर आती है। जैसे मैं पवन जी की बात करूं, पवन सिंह साहब की बात करूं, हाल ही में मैंने उनको रिकॉर्ड मशीन नाम दिया है, उन्होंने स्वीकारा भी कि नहीं, ये नाम अच्छा है, भी गाते हैं। उनकी जो बात करें तो उनकी गायकी का एक अलग ही अंदाज है, उनके उनके चलने की एक दबंग स्टाइल है। उनके डायलॉग जो हैं वो बहुत दमदार होते हैं, एक्शन के लिए माने जाते हैं। तो मेरे फेवरेट इस मामले में पवन जी हैं। लेकिन मेरे फेवरेट खेसारी लाल यादव भी हैं, इस वजह से क्योंकि उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवर करते हैं, और जो ट्रेंडिंग मौका और मुद्दा चल रहा होता है उस मुद्दे को पकड़ के गाना बना लेना। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये स्टार्डम को बरकरार रखना आसान नहीं होता है। सालों से आप एक पद पर बैठे हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, और उन्हें बरकरार करके रखना, चल देना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रितेश पांडे जी अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, उनकी एक अलग ही तरह की फैन फॉलोइंग है, उनका एक अलग ही मुकाम है, उनको चाहने वाले लोग एक अलग ही तरह के हैं, युवा हैं, जवान हैं, और उनकी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे इंटरव्यू में कई बार उन्होंने हंसा है, तो बहुत अच्छा उसमें लगता है, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं। और आज की तारीख में जो युवा युवा वर्ग है उन्हें अपने तरफ उन्होंने समेट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समर सिंह देसी बॉय के नाम से मशहूर, राकेश मिश्रा ट्रेंडिंग वाले नाम से मशहूर, कहीं ना कहीं सभी की बहुत ज्यादा अपने आप में तुलना करना बेहतर नहीं है, क्योंकि सभी का अलग ही रास्ता है, अलग मार्गदर्शन है, और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे परेशानी बस उन लोगों से है जो 2 3 लोगों की तुलना करते हैं, तुलना करके भोजपुरी को बढ़ा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भोजपुरी गौरव जो है उस पे कलंक लगता है। कई बार आरोप मुझ पर भी इन सारी चीजों के लगे हैं कि आप भी तो दो स्टारों को लड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग भी मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद आकर कभी ये वीडियो नहीं बनाया कि वो बेस्ट वो बेस्ट। मैं इंटरव्यू करता हूँ, और इंटरव्यू में जब सेलिब्रिटी जो बोलता है
वो मैं हेडलाइन देके चलाता हूँ। यानी वो मैंने नहीं कहा होता है, वो सेलिब्रिटी ने कहा होता है। और एक पत्रकार का, एक जर्नलिस्ट का, एक मीडिया का काम यही है कि ये सेलिब्रिटी कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो सेलिब्रिटी क्या बोल रहा है, वो हम लोगों को दिखाएं। कई बार लोग हमसे ये भी कहते हैं कि क्या जरूरत है आपको ये दिखाने की, वो दिखाने की। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है जनता के। जनता ने ही उन्हें बनाया है। जनता जब उनके गाने देखते हैं तो क्यों ना जनता उनके बारे में जाने, और हम जैसे पत्रकारों का ही काम है एक सेलिब्रिटी की बातें दूसरी सेलिब्रिटी तक पहुंचाएं। और मेरे ख्याल से यही न्यूज है, यही मीडिया है। मैंने पर्सनल आके ना कभी किसी का समर्थन किया, ना मैंने पर्सनल विरोध किया। मैंने सभी के लिए वीडियोस बनाए और मेरे लिए सभी बेहतर है, मेरे लिए सभी बेस्ट है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। और इन महारथियों के अलावा, इन सुपरस्टारों के अलावा आप और मैं कुछ भी नहीं। ये काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, यही सब है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अगर कलाकार हैं तो हम हैं, और बाजार है तो खरीदार है, और खरीदार है तो बाजार है। डायरेक्ट मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन जो पत्रकार होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं कलाकारों के साथ उठते बैठते हैं। उनके अंदर एक जजमेंट का जो स्कोप होता है वो आ जाता है कि हाँ, ये कलाकार जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये कलाकार के अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। और बहुत सारे कलाकारों का आपने इंटरव्यू लिया है, तो मैं एक सवाल आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि पवन सिंह जी, खेसारी जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, इनफैक्ट मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी तो राजनीतिक क्षेत्र में मतलब जा चुके हैं। फिलहाल अभी 3 लोग हैं, खेसारी जी, पवन सिंह जी और निरहुआ जी। इनके बाद आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज का भविष्य किस में देखते हैं? मतलब कौन हो देखिए, सकता है? देखिए जहां तक रवि किशन साहब की बात है, मनोज तिवारी साहब की बात है, उन लोगों का एक अलग दौर था। झड़ा लड़ाई झगड़ा वहां पे ही था। एक दूसरे को स्टार्डम के लिए वो भी लड़ते थे। एक हीरोइन अगर रवि किशन के साथ काम की तो दूसरी फिल्म में मनोज तिवारी जी के साथ काम करना बनता ही था। लेकिन इनका कोल्ड वार चलता था। ये तुरंत ही लाइव पर आकर के कुछ भी नहीं बोल देते थे एक दूसरे के लिए। इनका कोल्ड वार चलता था। लेकिन जब भी भोजपुरी की बात होती थी तो दोनों भाई एक साथ एक मंच पर जाते थे, वहां जाके भोजपुरी का गौरवगान करते थे। अब रवि किशन साहब बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, मनोज तिवारी जी बहुत व्यस्त हैं। उसके बाद जो दूसरा दौर आया, वो दौर पवन जी का, निरहुआ जी का, खेसारी लाल यादव जी का है। आज एक जुबली स्टार है, दूसरा ट्रेंडिंग स्टार है, तीसरा रिकॉर्ड मशीन है। इनकी कोई भी पकड़ नहीं है। अभी भी है ना, ये कम से कम 15-20 साल तक तो भोजपुरी में राज कर रहे हैं। क्योंकि इतने इतने मेहनती हैं ये सारे के सारे, इतनी अच्छे गाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इनकी इतनी अच्छी टीम है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा में 15-20 साल ये सारे के सारे स्टार्टअप के साथ कार्यरत हैं। दूसरे दौर की बात करें, रितेश पांडे जी हो गए, अरविंद अकेला कल्लू हो गए, कुंजन सिंह हो गए, ठीक है, नीलकमल सिंह हो गए, समर सिंह हो गए, राकेश मिश्रा जी हो गए। ये भी अपने आप में सारे के सारे लोगों ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तीसरे दौर की भी बात करें तो भी सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। इस समय जो जो काम कर रहा है वो अपने आप में स्टार है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, ये जिंदगी भर चलेगा। बॉलीवुड में भी चलता है, टीवी में भी चलता है, दूसरे इंडस्ट्री में भी चलता है, भोजपुरी में भी चलता है। और इस बात की लड़ाई होनी ही चाहिए और होती ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 1 पे बैठा तो हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि दौर आते हैं, दौर जाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, जो जब भी आते हैं अपनी अलग ही छाप। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया आपका जवाब रहा सर। लेकिन एक सवाल और ये भी है सर कि पिछले दौर में और अब के दौर में, पिछले दौर में जैसे गोपाल राय जी हुए, भरत शर्मा व्यास जी हुए, मदन राय जी हुए, विष्णु ओझा जी हुए, इनफैक्ट बहुत सारे और लोग हैं। और अब के दौर में पवन सिंह जी हुए, खेसारी जी हुए, रितेश पांडे जी हुए, कल्लू जी हुए, गुंजन सिंह से लेकर बहुत सारे लोग हैं सर। तो उस टाइम क्या था, गाने चोरी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम गाने चोरी हुआ कर रहे हैं। तो उस टाइम के कलाकारों और इस टाइम के कलाकार के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले भी एक धुन पर बहुत सारे गाने बनाए जाते थे। बॉलीवुड की धुन पे भोजपुरी गाने बनाए जा रहे हैं, भोजपुरी के एक सुपरस्टार की धुन पे दूसरे दौर तीसरे दौर के लोग भी गाने बना रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि रिमिक्स का जमाना है, तो इसमें किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए। अभी हाल ही में आ पुदीना आ वो एक वायरल वीडियो था, एक सब्जी वाला था।
उसका वायरल वीडियो था, उसका सिर्फ आ इस्तेमाल किया गया, पवन जी ने किया, पुदीना सॉन्ग आया, उसके बाद में अरविंद अकेला कल्लू जी ने भी वो गाना गाया, उसी सॉन्ग उसी आ को इस्तेमाल उन्होंने भी किया, राकेश मिश्रा जी ने भी इस्तेमाल किया, कई सिंगरों ने उसको इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाने चोरी हो रहे हैं या गाने ले लिए जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा है ना प्रॉब्लम, जो जड़ है, वो होता है संगीतकार गीतकार। जो राइटर होता है ना, राइटर, वो राइटर क्या करता है कि राइटर एक गाना लिखता है, एक प्रोडक्शन हाउस को दे दिया, उसने एक प्रोड्यूसर को दे दिया, उस प्रोड्यूसर के पास से हाँ आई नहीं है, और ये राइटर बेचारा इंतजार कर रहा है, तब तक इसका गाना दूसरे तक चला गया, उसने बना के बजा भी दिया, और फिर अचानक से वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे मामले हैं। आज इसलिए हमको पता चल जाते हैं क्योंकि आप हैं, मैं हूं, हम लोग मीडिया चला रहे हैं, हम तुरंत ही इंस्टा पे, फेसबुक पे बता देते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया। सोशल मीडिया हर किसी के हाथ में है आज की तारीख में, लोग लाइव आके बताते हैं, तो इसलिए हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है, बहुत जल्दी हम रिएक्शन दे देते हैं। पहले भी ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन पहले सोशल मीडिया उतना फास्ट और उतना पावरफुल नहीं था, तो हम लोगों तक बहुत सारी बातें नहीं पता चलती। तो ये एक हिस्सा है, ये होना है। बॉलीवुड में भी पुराने गानों के नए रिमिक्स आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके सारी की सारी चीजें होंगी। बस कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले किसने मारी बाजी। और बहुत बहुत आपने बहुत सलीमता से और बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे हर सवाल का जवाब दिया सर। और आपने बहुत सारे कलाकारों का इंटरव्यू लिया है। आपको मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रंगबाज जी आपके इंटरव्यू में आकर, और स्पेशली इस वजह से क्योंकि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और भोजपुरी रफ्तार न्यूज आपका भगवान करे ईश्वर करे बहुत ज्यादा आगे जाए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिले, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ भी एक सुपरस्टार का नाम जुड़ा हुआ है। सवाल एक्चुअली आपसे है कि क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है इस बात के लिए? आपको लोग भक्त कहते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, इनफैक्ट कोई भी काम हो, अच्छा काम करते हैं, तो सर उसकी बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है। अब डिपेंड करता है कि अच्छाई मतलब किस तरह से लिया जा रहा है और बुराई को किस तरीके से लिया जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है सोचने वाले के ऊपर कि वो किस तरह से उसको ले रहा है। मेरा काम है सच्चाई दिखाना, और अगर सच्चाई को दिखा रहे हैं, अगर कोई नाराज हो रहा है, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम सर। सर जाते जाते एक और सवाल है आपसे, मेरा ये लास्ट सवाल होगा आपसे। सब कहते हैं कि भोजपुरी जो हो, मतलब भोजपुरी के अंदर अश्लीलता बहुत ज्यादा आ चुका है, और इसे रोकने के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, आज तक किसी पत्रकार ने और किसी मीडिया चैनल वाले ने सेंसर बोर्ड की मांग नहीं की, मुहिम नहीं चलाई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको है। बिल्कुल, आपने एकदम सही वाले मुद्दे की बात पूछी है कि क्यों किसी ने मुहिम नहीं चलाया। हालांकि कई बार लोगों ने बोला है, मैंने खुद भी चैनल पर आकर बोला है, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए, उन लोगों ने भी बोला सेंसर, लेकिन सेंसर अभी तक हम सैटेलाइट पर ही देख पा रहे हैं। जो डिजिटल मीडिया उस पर सेंसर अभी तक आया नहीं है। लेकिन जहां तक अश्लीलता की बात है, लोगों ने जो सुना वही परोसा गया, हम वही खरीद के मार्केट से लाएंगे जो लोग दूसरे खरीदेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत सारे सुपरस्टार स्टार, बड़े से छोटे तक, सभी ने अश्लीलता गाना बंद कर दिया। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ अश्लीलता गाने आ ही नहीं रहे, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। पुदीना सॉन्ग, पीली पुदीना, जय जय शिव शंकर, और उसके बाद में बिहार की तरह डूब जाएंगे, रितेश पांडे जी का काल जेल हुई बेल हुई, ये सारे के सारे अश्लील मुक्त सॉन्ग हैं, आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब सुपरस्टारों को डर इस बात से था कि अगर हमने अश्लील गाने नहीं गाए, डबल मीनिंग के गाने नहीं गाए, शुद्ध गाने गाए, तो क्या वो चलेंगे? तो उसका रिजल्ट हम देख पाए हैं, वो सारे के सारे चलेंगे। मूड टोटल 2 जनों के हाथ में होता है, पहला होता है 3 जनों के, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा खुद सिंगर, और तीसरा राइटर। राइटर अच्छा लिखेगा तो सिंगर को भी मौका मिलता है और अच्छी तरीके से अच्छी बातें रखने का, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है अश्लीलता एक हवा थी और धीरे धीरे भोजपुरी से बहुत दूर हो गई है, फिल्में बहुत साफ सुथरी बन रही हैं, गाने बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो अश्लीलता वाला मुद्दा तो भाई साहब मुझे लगता है कि भोजपुरी से खत्म ही हो गया। सर तो सेंसर बोर्ड का जो मुहिम है, आज तक मैंने किसी मीडिया या पत्रकार को इस मुहिम को चलाते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अभी गा रहे हैं, अश्लील गाने गा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो संगीत का एक मापदंड होता है, उस मापदंड के तौर पे हम क्या सेंसर बोर्ड का मांग नहीं कर सकते हैं?
इसके लिए तो किसी क्यों भी नहीं कर सरकार ने सकते हैं? सर मुहिम नहीं चलाया। इसकी तो जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्रीज को। बिल्कुल सेंसर बोर्ड की मांग होनी चाहिए, सभी कर रहे हैं। मैं खुद भी इस मुहिम के साथ जुड़ूंगा, आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ें। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत अहम फैसला लिया है कि अश्लील फिल्में, डबल मीनिंग फिल्में अगर होती हैं तो हम न केवल सब्सिडी देंगे बल्कि यूपी में हम उसको रिलीज भी नहीं होने देंगे। उस बात का डर कहीं ना कहीं सबके अंदर हो गया। अब अगर एक बार बिहार सरकार भी इस तरह का फैसला ले ले तो अश्लीलता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सेंसर की बात है, कमेटी का गठन इस पर हो चुका है और अंदरूनी तरीके से काम धाम चल रहा है। क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिजिटल लाइफ से ही सेंसर का भी निर्माण डिजिटल वाले कर ही रहे हैं। थोड़ा उसमें समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि सेंसर आएगा ही। और सेंसर नहीं भी आए तो भी अगर यूपी सरकार ने जिस तरीके से कड़ाई बरती है, बिहार सरकार भी उस तरह से कड़ाई अगर बरतनी शुरू कर दे, तो आप मुझे बताइए कि जब सरकार अश्लील वाली फिल्में और गाने रिलीज ही नहीं होने देगी तो सेंसर की क्या जरूरत है, खुद ही लोग सुधर जाएंगे। बिल्कुल सही सर। जाते जाते सर आप भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनसे क्या कहेंगे? भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे रंगबाज जी, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों पहले इन्होंने शुरुआत की थी, बधाई हमारी है। पूरी इंडस्ट्री के साथ धीरे धीरे आ ही जाएगी। रंगबाज जी अच्छे अच्छे कंटेंट लाइए, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज करिए, और रोजाना ही मुझे लगता है किसी न किसी के साथ लाइव पर आइए। जिससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में क्या हलचल हो रही है आपको समझ आती है, आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट मिलते हैं। और इसी तरीके से चैनल चलता है। जैसा कि मैं अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं इंटरव्यू ही लोगों के दिखाऊं, और उसी पे काम चल रहा है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझे लाइव लाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का ये पहला पहला इंटरव्यू मेरी yes, तरफ से ही, मैं ये कह सकता हूँ कि है। मैं ज्यादातर दूर भागता रहता हूँ क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि इंटरव्यूज वगैरह दे सकूं। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ जो पत्रकार जो इंटरव्यूज करता है। ईश्वर करे उस लायक बना दे तो सामने से और भी बहुत ज्यादा चीजें आने लगे। आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी को सुन रहे हैं। काफी लोगों ने हाय हेलो किया है, माफ करिएगा, थोड़ा सा चश्मा लगा है, बहुत लोगों को नहीं देख पाए। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को, इसलिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बड़े सक्रिय होते हैं भाई साहब लोग, आप बड़े एकदम उतारू होते हैं। गाना आया यानी कि ट्रेंडिंग में चढ़वा देते हैं, व्यूज के मामले में धड़ाधड़ मिलियन क्रॉस करवा देते हैं। हम कोई इंटरव्यू करते हैं तो ससुरा 2-4 घंटे में हम लोगों को लाखों व्यूज मिल जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप लोग सिर्फ यस नो नाइस करके हट नहीं जाते हैं, आप बकायदा पूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसका रिव्यू देते हैं। भले आप गाली ही लिख के दे देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना समय निकाल कर ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसको ही बोलते हैं भोजपुरिया दर्शक। और दोस्तों, बस मैं एक चीज ये कहूंगा जाते जाते कि भोजपुरी गौरव हमेशा हम सभी को बढ़ाना है। रंगबाज जी, हमेशा हम सबको भोजपुरी गौरव बढ़ाना है। इस समय भोजपुरी गौरव की मुहिम में बहुत ही सुंदर अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह लगी हुई हैं। इस समय बिग बॉस के घर में है, नेशनल चैनल पर हैं, रोजाना ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भोजपुरी के लिए लड़ भी रही हैं। हो सके तो उन्हें भी वोट करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं हम हमारे आपके दिल में थोड़ी बहुत खटास होती है, मनमुटाव होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गौरव की बात हो जाए वहां पर हम सभी को एक साथ हो जाना चाहिए। जी रंगबाज जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर आपसे अगले सर एपिसोड या अगले इंटरव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए सर प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।